नमस्कार, मी स्नेहा. आपण पाहताय जय महाराष्ट्र न्यूज. आमच्या जय महाराष्ट्र कॉलिंग या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. मंडळी, काही जण एक ध्यास घेऊन जगासमोर येतात. हा ध्यास असतो बदलाचा, मग तो भला कोणत्याही क्षेत्रात असो. तर आज आपण असाच ध्यास घेतलेल्या दोन व्यक्तींशी बोलणार आहोत, ज्यांनी ध्यास घेतलेला आहे शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा, आणि तोही त्यांच्या शाळांच्या माध्यमातून. माझ्यासोबत आहेत श्रीमती कमला बिष्ट आणि शोभना सिंग. या दोघींचंही मी स्वागत करते. कमला मॅडम, तुमचं स्वागत. शोभना, तुझंही स्वागत. तर या दोघींविषयी सांगायचं झालं तर कमला बिष्ट या ज्या आहेत आणि शोभना सिंह या दोघीही प्रयत्न करतायत शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजामध्ये आमूलाग्र बदल घडवण्याचा, आणि यासाठी त्यांनी मार्ग निवडलेला आहे इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूलचा. तर इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूल ही जी शाळा आहे यांच्या संचालिका संस्थापिका या दोघी आहेत, आणि या दोघी आपल्याबरोबर आहेत. आणि इनोव्हेटिव्ह स्कूलच्या माध्यमातून कशा प्रकारे त्यांनी बदलाला सुरुवात केलेली आहे आणि शिक्षण क्षेत्रामधल्या वेगवेगळ्या आव्हानांना स्वीकारायला सुरुवात केली आहे, याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. तुमच्या दोघींचंही पुन्हा एकदा स्वागत. सगळ्यात आधी मी कमला मॅडमविषयी सांगू इच्छिते. कमला मॅडमना या क्षेत्रातला शिक्षण क्षेत्रातला 42 वर्षांपेक्षाही जास्तचा अनुभव आहे. तसंच त्यांनी अनेक कॉर्पोरेट कंपनीजमध्ये काम केलेलं आहे, CEO म्हणून काम केलेलं आहे, अनेक कंपन्यांची धुरा सांभाळलेली आहे. तर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत कमला मॅडम. तर शोभनाकडे पाहून तुम्हाला वाटत असेल की सच ए यंग पर्सनॅलिटी आणि शिक्षण क्षेत्रात कशी काय वळली, तर त्याविषयी सुद्धा आपण शोभनाशी बोलणार आहोत. तसंच एक तरुण व्यक्तिमत्व म्हणून शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करताना आणि त्यासोबतच कायद्याचा अभ्यास करताना, कायद्यात PhD परस्यू करताना कशा प्रकारे आव्हानं येतात, काय अनुभव येतात तिचे, हे सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत. तर चला तर आपण या दोघींकडनं जाणून घेऊयात इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूलच्या बाबतीत. सगळ्यात आधी मी कमला मॅडमकडे जाणार आहे. कमला मॅडम, खरं तर आता शाळा इतक्या झालेल्या आहेत, प्रत्येक शैक्षणिक संस्था आपल्याला पाहायला मिळतात आणि वेगवेगळ्या शाळा आपल्याला नेहमी पाहायला मिळतात आणि वेगवेगळ्या संकल्पना त्या राबवत असतात किंवा एक ठराविक एज्युकेशन पॅटर्न या शाळांचं असतो. तर तुम्ही जेव्हा ही शाळा सुरू करायचं ठरवलात तेव्हा काय वेगळेपण तुम्ही तुमच्या मनात होतं, काय संकल्पना होती याची? धन्यवाद स्नेहा. सभी को एक बार फिर नमस्कार, जय महाराष्ट्र. और जब हम स्कूल की बात करते हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत स्कूल आजकल खुल रहे हैं और हर स्कूल की अपनी एक कल्पना होती है, अपना एक एम ऑब्जेक्टिव होता है. लेकिन अपने स्कूल को एक अलग पहचान देने के लिए आपको एक बहुत अलग तरह की मेहनत करनी पड़ती है. मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मैंने इन भारत के बहुत अच्छे स्कूल्स में मैं टीचर रही हूँ. पुणे आने के बाद में मुझे स्कूल में प्रिंसिपल बनने का, डिप्टी डायरेक्टर, CEO एजुकेशन और फिर फाउंडर प्रिंसिपल इनोवेटिव वर्ल्ड स्कूल बनने का मौका मिला. इसमें जो बहुत बड़ा मुझे एडवांटेज हुआ कि मैं बहुत से अपने अनुभवों को एक साथ लेकर आ पाई. और इन क्षेत्र में काम करते मैंने एक बात जो रियलाइज़ की कि हर स्कूल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, अलग है. जब हम स्कूल जब शुरू करते हैं तो हमें उस स्कूल का लोकेशन देखना पड़ता है, जो बच्चे वहाँ पर आने वाले वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनके पेरेंट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि हाँ अपने करिकुलम की डिज़ाइनिंग, भले ही हमारे करिकुलम CBSE ने डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन उसका अप्रोच जो टीचिंग मेथड होगा और उसको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करने का जो मेथड होगा वो कौन सा हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, किस तरह की एक्टिविटीज़ इन बच्चों के लिए बहुत अच्छी होगी, इस बारे में बहुत डिबेट, मतलब बहुत मंथन करना पड़ता है, तभी जाके हम उसको सक्सेसफुल बना पाते हैं. तो नए स्कूल में सबसे पहली समस्या आती है कि जो बच्चे, आप शुरू में जैसे हमने स्कूल नर्सरी से लेके क्लास 3rd तक खोला था और अब हमारे बच्चे 9th तक आ गए हैं, लेकिन उस वक्त हमारी समस्या थी कि सब बच्चे दूसरे स्कूल से आ रहे थे जी. कोई कुछ और मोस्टली बच्चे आसपास 2 वजह से आते हैं, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है. एक वो क्योंकि स्कूल बहुत नज़दीक है, दूसरा क्योंकि पेरेंट्स पहले स्कूल से खुश नहीं थे जी. सो दे वांट टू चेंज द चाइल्ड स्कूल टू सी बेटर इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड. अब उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है और हमारी भी अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है कि हमें बच्चों को कुछ देना है. तो हमें सबसे पहले शुरुआत जो करनी पड़ती है, पहले मंथ हर साल पहले 6 to 7 ईयर्स, और ये हम आगे भी फॉलो करते हैं लोअर क्लासेस के लिए, जहाँ पर अप्रैल के मंथ में हम बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर फोकस करते हैं. वो हम अपना खुद का करिकुलम डिज़ाइन करते हैं और जो कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट होते हैं उनको
रिवाइज करते हैं ताकि सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म में आ चुके और हर कॉन्सेप्ट के बाद एक टेस्ट लेते हैं, जो मतलब स्कूल्स में नॉर्मली नहीं होता है। हर कोई करिकुलम अपना जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ये एक एक्टिविटी करते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रोग्राम के थ्रू उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करते हैं और क्लास 1 से करते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, आर्ट इंटीग्रेशन विद सब्जेक्ट, जिसमें कि आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। जी जी। आप आर्ट अगर आपको आर्ट मैथ्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, साइंस के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो कैसे करेंगे आप? ये बच्चों को जब छोटी क्लास से सिखाते हैं सो उनमें एक अलग क्यूरोसिटी जनरेट होती है, एक अलग ही ना कुछ करने की इच्छा होती है। सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, एक टॉपिक दिया, फॉर एग्जाम्पल गुड़ी पड़वा, हम मना भी रहे हैं गुड़ी पड़वा, साथ में बच्चों को उसको सब्जेक्ट इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, तो उसको मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करोगे कि जो उसकी जो हमारे गुड़ी की जो स्टिक है उसकी मेजरमेंट उसकी हाइट कितनी होनी और उसके ऊपर जो हमने वो रखा है कलश रखा है, कलश का डायमेंशन डायमीटर वो चेक करो, और जो पत्ते यूज़ किए उसके शेप्स देखो कौन कौन से, तो ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा सोचता है। फिर ठीक इसी तरह जब बच्चे को उसमें जो पत्ते इस्तेमाल करते हैं हम लोगों, वही पत्ते क्यों डाले जाते हैं गुड़ी में, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, जिसकी कनेक्शन हमारे कल्चरल रूट से है, तो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं उन पत्तों को। फिर जो फ्लैग होता है, फ्लैग सिंबॉलिक किस बात का है, उसका शेप क्या है, कौन से मंथ में ये फेस्टिवल आता है, उसी मंथ में क्यों आता है, मतलब ये सब बच्चों को सोचने पे मतलब उनको कंपेल करना। बच्चा सोचता है कि एक सब्जेक्ट टॉपिक एक उसको कितने तरीके से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं इसको। जी। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बच्चे में छोटी क्लास से हम डेवलप करना शुरू करते हैं। तो वहाँ बच्चा फिर ये सोचता है लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको फ्रीडम है, मराठी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, हायर क्लास में संस्कृत में लिखिए, 5th ऑनवर्ड। लेकिन आपको कैसे लगा उस प्लान के, मतलब उस फेस्टिवल के बारे में सोच के पोएम लिखिए, स्टोरी लिखिए, आर्टिकल लिखिए, जो लिखना है लिखिए, बट कुछ लिखिए एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ इन वर्ड्स। तो वहाँ बच्चा उसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व होता है बिकॉज ही इज कंपेल्ड टू थिंक। तो वो बच्चे में क्यूरोसिटी को जनरेट करके रखना वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रहा है। और बहुत सी चीज़ें एक्चुअली में, लेकिन बाकी चीज़ मैं नहीं कहना चाहूँगी ज़्यादा। सबसे मेन जो पॉइंट मैं आना चाहती हूँ कि सीबीएसई से पहले आज से 4-5 साल पहले हमने अपना सोशल स्टडी का सिलेबस चेंज किया 3rd, 4th, 5th का। क्योंकि हम जब दूसरी बुक्स देखते थे बच्चे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक लाइन होती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था कि महाराष्ट्र के बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पता होना चाहिए। तो हिंदवी राज्य की स्थापना जिसने की, जिन्होंने मुगलों को मतलब नहीं आने दिया अपने इसमें राज्य में, आप उनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। फिर हमने अपनी बुक चेंज की, क्लास 3 में हमने सिर्फ पेशवा हिस्ट्री, उनके फोर्ट्स, उनके बैटल्स ये रखे और पुणे डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफी में रखा। तो बच्चे अब जानते ही पुणे डिस्ट्रिक्ट क्या है, मराठा हिस्ट्री क्या है, दे रियली एंजॉय। दिस ईयर उसको हम और रिवाइज कर रहे हैं, उसको हम स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। क्लास 4 में हमने महाराष्ट्र रखा स्टेट, और उसमें हमने जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसके अंदर हम लोगों ने सब्जेक्ट्स लाइक famous queens of India and rituals, scientific reasons behind our rituals, part 1. और Indian mathematicians, scientists, और forts again, and ऊपर से architect of Indian temples and the reason behind that architect. ये सब चीज़ें 5th स्टैंडर्ड में वेदास, ब्यूटी ऑफ पंचांग, और अगेन किंग्स ऑफ इंडिया एंड नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटीज, एंशिएंट आर्ट फॉर्म, ये सब चीज़ें हमने बच्चों को सिखाई। पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विद दिस। और फिर हमने पहले हम पीडीएफ फॉर्म में भेजते थे 2 साल तक, फिर पेरेंट्स ने कहा वी आर वेरी हैप्पी विद द syllabus you introduced, but please make print a book. So we printed a book. तो पिछले 3 साल से उनके पास में बुक्स जा रही है प्रिंट होके। So these were the major changes, जिसमें हम जैसे कि इनोवेटिवर्स को तो हर बार उसमें कुछ नयापन लाने की हम कोशिश करें, क्योंकि हमारी अपनी बुक है वो। अच्छा, मतलब काफी सोच विचार करके ये सारा सिलेबस डिझाईन किया गया आहे। बहुत ज़्यादा। आणि आपण पाहायला गेला तर हा जो सिलेबस डिझाईन केलेला आहे आणि या सगळ्यात इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूलला अर्थातच हातभार लाभलेला आहे शोभनाचा सुद्धा। तर मी आता शोभनाकडे जाणार आहे। शोभना, बिईंग अ यंगस्टर, तू लॉ परस्यू करतेस, PhD परस्यू करतेस, पण तू एज्युकेशन फील्डमध्ये तुला यावंसं का वाटलं, किंवा आणि आता तू इथे आली आहेस, आता एवढ्या सगळ्या पॅरेंट्सशी तू डील करतेस शाळेच्या माध्यमातून, तर
एक जो ॲक्सेप्टन्स असतो ना तर तोच सुद्धा तुला मिळालेला आहे, तर याबद्दल तू काय सांगशील? फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी. नमस्कार. सो ह्याच्याबद्दल बोलायला गेले तर मी असं सांगू शकते की माझी आत्या आणि माझे वडील हे दोघे एज्युकेशन फील्डवर राहून त्यांच्याकडून मला खूप लहानपणापासूनच मी पाहते आले की ते कसे स्ट्रगल करून मग त्यांचा विचार करत करत मग त्यांनी डिसाईड केलं की पैसे गोळा करून मग आम्ही आमची शाळा उघडू. मी जेव्हापासून यायला सुरू केलेलं आहे मला चान्स भेटलं की दुसरी शाळा पण बघू, अंडरस्टँड करू, तर तेव्हा कळलं की देर इज अ डिफरन्स बिटवीन अ एज्युकेशनिस्ट अँड अ बिझनेसमॅन ओपनिंग अ स्कूल. ते बघायला गेले की ते कळतं की एज्युकेशनिस्ट त्यांनी ते पाहिलं आहे, तिथून सुरू केलेलं आहे, तर त्यांना माहिती आहे की काय रिक्वायरमेंट आहे ऑन द ग्राउंड लेवल. वेर एज बिझनेस पर्सन दे हॅव अ डिफरंट स्टोरी. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट करंटली. पण एज्युकेशन फील्ड मी पाहिलेलं आहे त्यांना स्ट्रगल करताना, पाहिलं आहे त्यांना की त्यांनी कसं सुरुवात केलेली आहे, कसं हळूहळू करून त्यांनी बिल्डअप केलं आहे. सो दॅट इज ऑल्सो मोटिवेटेड मी टू गेट विथ देम. नक्कीच. मी पुन्हा कमला मॅडमकडे येते. कमला मॅडम, तुम्ही मगाशी म्हणालात, तुम्ही जो उल्लेख केलात की राष्ट्रभक्ती, जसा की तुम्ही मगाशी म्हणालात की शिवाजी महाराजांविषयी एकच ओळ होती आणि हे तुम्हाला कुठेतरी खटकलं, तर राष्ट्रभक्ती आणि ॲट द सेम टाईम तुम्ही म्हणताय की आपल्या पर्यावरणाविषयी सुद्धा जागृती किंवा एक अवेअरनेस मुलांमध्ये आणणं महत्त्वाचं आहे. तर हे सगळं तुम्ही सिलेबसमध्ये इन्क्ल्यूड करताना, समाविष्ट करताना काय तुमच्या समोर चॅलेंजेस होत्या का, किंवा तुम्ही कसं ते डिझाईन कसं करावं, प्रेझेंट कसं करावं, याबद्दल तुम्ही कशा प्रकारे काम केलं? जब हम स्कूल बनाते हैं तो हमें अपने स्कूल के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं. मतलब जब इतने स्कूल में रहने के बाद मैंने एक बात देखी कि कल्चरल वैल्यूज, पेट्रियोटिज्म, बेसिकली ये दो चीज़ें, और सोशल सर्विस स्कूल से बहुत हद तक गायब हैं. तब मुझे लगा कि पेट्रियोटिज्म, जस्ट नॉट बिकॉज आई एम ए वाइफ ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, लेकिन मुझे लगा कि पेट्रियोटिज्म होना बहुत ज़रूरी है. हम दुनिया के किसी भी देश में आते वी शुड बी प्राउड टू से आई एम एन इंडियन. वेरी ट्रू. तो उसके लिए हमने चैलेंजेस, तो मैं नहीं कहूँगी कि हमें ज़्यादा आए, क्योंकि हमने डिज़ाइन किया, हमने डिसाइड किया कि हम ये करेंगे, उसको हमने इम्प्लीमेंट करने में सारी मतलब ट्रेनिंग ली, सबको समझाया कि हमें क्या करना है, एंड वी मेड इट सक्सेसफुल. कमलाजी, समाजसेवा, असं म्हणतात की समाजसेवक हा दुसऱ्या घरात जन्माला यावा, आपल्या घरात नाही, पण तुमच्या शाळेच्या माध्यमातून तुम्ही तेच रुजवण्याचा प्रयत्न करताय, समाजाविषयी आस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताय, याविषयी काय सांगाल? आपने सुना होगा चैरिटी बिगिन्स एट होम. तो बच्चों को जब हम चैरिटी, जब कई बार पेरेंट्स के पास आजकल वो करना चाहते हैं बट दे हैव नो टाइम, जब हमने याद दिलाती कि लेट्स डू सम चैरिटी, तो वो बहुत खुशी से कंट्रीब्यूट करते हैं. इस साल हमने जो नया प्रोजेक्ट लिया था वो है एजुकेशन मिशन. बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं बट मैं इस साल के मिशन की बात करूँगी जो हमने रिसेंटली किया है. एजुकेशन मिशन ये मानव उत्थान सेवा समिति की एक सेवा है सोसाइटी के लिए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुकी है. और उन्होंने भारत के कोने कोने में बच्चों को एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड किया है, जैसे आश्रम शालाज है, रिमोट एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, या स्लम एरियाज है, जहाँ बच्चों के पास एजुकेशन पहुँच नहीं पाता क्योंकि उनके पास एजुकेशन मटेरियल नहीं है. तो वो बेसिक मटेरियल प्रोवाइड करने की हम मतलब वी फील से वेरी फॉर्चुनेट कि वी आर पार्ट ऑफ इट. और छोटी सी पहल थी, बच्चों से पुरानी नोटबुक मंगाई. अगर जितने बच्चे, हर बच्चे ने अपनी पुरानी नोटबुक दी, उसके पन्ने फाड़े, बाइंडिंग करवाई, 200 पेजेस की नोटबुक बनाई, एंड वी कुड मेक नियरली 2000 नोटबुक्स, जो हमने बच्चों में वहाँ जाके बच्चों के हाथ से वो नोटबुक्स, उनके पुराने स्टेशनरी मटेरियल, पेंसिल्स हैं, रबर्स है, कलर्स, पेंसिल से कलर्स हैं, ऐसी चीज़ें जो भी उनके पास स्पेयर है, जो उनके काम की नहीं यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज दे ऑल कम फ्रॉम, आराम से मिल जाता है. तो वो सब चीज़ें हमने बच्चों के हाथ से जब बंटवाई तो बच्चों ने देखा कि दे आर सो डिप्राइव्ड एंड वी आर सो प्रिविलेज्ड. तब ये भावना उनको छूती है और कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होती है कि आगे जाके हमें सोसाइटी के लिए कुछ करता है. तो ये छोटी छोटी पहल हम करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ करते हैं समाज सेवा में. ट्राइबल एरियाज में जाते हैं, हर साल की दिवाली पिछले 6 सालों से हम दिवाली ट्राइबल एरियाज में मना रहे हैं. आदिवासी गाँव में जाते हैं, उनके साथ धनतेरस के दिन दिवाली मनाते हैं. उनके लिए पेरेंट्स बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ उनकी आंखों में जो खुशी देखते हैं ना हम लोग, बस वो हमारा रिवॉर्ड होता है. वा, क्या बात आहे. शोभना, तुझ्याकडे येते मी. शोभना, तू जेव्हा शैक्षणिक क्षेत्रात यायचं ठरवलंस किंवा आत्याला मदत करायचं ठरवलंस, बाबांना मदत करायचं ठरवलंस, तेव्हा साहजिकच आहे तुझ्या मित्रमैत्रिणींनी सुद्धा तुला सांगितलं असेल की यू कुड हॅव बिकम समथिंग एल्स. तर मग तेव्हा तुझं काय उत्तर होतं त्यांना?
माझं असं म्हणणं होतं की हो, तुम्हाला असं वाटत असेल की ऑलरेडी सेटअप आहे, तुला बस जाऊन तिथे बसायचं आहे आणि राज करायचं आहे, पण त्यांना हे नव्हतं माहिती की मी स्टार्टिंग पासून डे 1 पासून तिथे बसून लर्न करत होते. मी ॲज अ डायरेक्टर नव्हतं जात, मी तिथे जाऊन लोकांसोबत समजून घ्यायचे त्यांचे प्रॉब्लेम्स, कुठून काय प्रॉब्लेम येते आहे, आणि स्वतः पण शिकून घ्यायची की ओके, एक टीचर होणं पण किती मोठं कार्य आहे समाजासाठी. तर ते मला खूप शिकायला भेटलं. आणि हो, हळूहळू करता करता लोकांना पण समजलं की हो, ती करतीये, तर मग तेच मला हेल्प केलं जास्त. नक्कीच. कमलाजी, मला एक सांगा, हल्ली पालकांचा कल हा असा असतो की आम्हाला शाळेत शिक्षण तर हवं, म्हणजे शैक्षणिक विषय तर शिकवायला पाहिजेतच, मात्र सायन्स, मॅथ्स, इंग्लिश हे तर आम्हाला हवं आहे, पण मात्र त्यासोबत आम्हाला एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज पण पाहिजेत. तर मग हे सगळं डिझायनिंग कसं केलं गेलं शाळेत? हमने जो देखा कि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, 10 पीरियड हमारे स्कूल का टाइमिंग ज़्यादा है, इसी वजह से 8 o'clock to 3 o'clock, जिसमें हमने बहुत सी कॉम्पिटिशन्स को और बहुत से एक्टिविटीज़ को हमने इंटीग्रेट किया है टीचिंग के साथ में, सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ में, सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रोग्राम के साथ में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, प्रोजेक्ट वर्क में, आर्ट इंटीग्रेशन में, वहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की ताकि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकें. और 10th पीरियड हमने रखा है जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं. एंड गोल्डन पीरियड में बच्चों को लाइफ स्किल डेवलपमेंट, बेसिकली छोटी छोटी जीवन से जुड़ी चीज़ें, जैसे कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है, और छोटे छोटे घर के छोटे छोटे काम करने कैसे आने चाहिए आपको घर में, मतलब अपने खुद के रिपेयरिंग करना है, कुछ आपको हेमिंग करना है, बटन टूट गया है, खुद कैसे लगाना है, छोटी क्लास से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करने कैसे आनी चाहिए, छोटी छोटी लाइफ स्किल डेवलपमेंट के टॉपिक्स में लिए हैं. उसमें मैथ और साइंस और इको क्लब भी लिया है, जिसमें फन विथ साइंस एंड मैथ विथ मैजिक, मतलब उसको इंटरेस्टिंग ना प्योरली थ्रू गेम्स. तो वो जब हमने सब इंटीग्रेट किया, और हमने, हमारी कोशिश ये होती है, जो सबसे बड़ा हमारा एक पंच लाइन है हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, 100% पार्टिसिपेशन. हर कंपटीशन में, हर स्पोर्ट्स में, हर एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट 100% बच्चों को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है. मतलब जो भी तुमसे होता है वो करोगे, तुम प्रेजेंट करोगे, क्योंकि उसका स्टेज फियर निकालना है बच्चे का, एक उसमें कॉन्फिडेंस. जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगा, तब बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है, अच्छा आई कैन डू दिस, व्हाई डिडंट आई डू लाइक दिस. तो बच्चे में एक सोच डेवलप होती है कि मैं भी कर सकता हूँ. सो वो जो एक तैयारी होती है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट, एक पॉजिटिव जो उसमें निर्माण होता है ना बच्चों का, वो कोकरिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से ही होता है. और वो एकेडमिक कभी आपको डेवलप नहीं कर, एकेडमिक अच्छी मिले मार्क्स, बट आपका जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो हमेशा एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ होता है. इसलिए हमारा फोकस कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है. नक्कीच. शोभना, खरं तर कमला मॅडम सुद्धा बोलतायत, मात्र हे बोलताना एक मी नोटीस केलं आहे तुमच्या दोघींमध्ये की तू आत्याला पाहून पाहूनच शिकत गेलीस आणि यातनंच तुला प्रेरणा मिळत गेली. हो, ते खरं आहे म्हणणं की त्यांनाच पाहून पाहून आणि माझे वडिलांना पाहून पाहून मला वाटलं की मला यायला पाहिजे ह्या क्षेत्रात. आणि मला आणखीन एक कळालं की स्वतःला फेल होण्याची पण चान्स द्यायला पाहिजे. प्रत्येक वेळा की समाज काय विचार करणार तुझ्याबद्दल हे फिअर ठेवून काय करणं, हे प्रत्येक वेळी नाही चांगलं असतं. स्वतःला चान्स द्या आणि मग सगळं होईल आपोआप. नक्कीच. कमलाजी, एक आणखी प्रश्न की तुम्ही जेव्हा ह्या शाळेविषयी विचार करत होता, स्कूलचं हे डिझाईन असेल किंवा मग यातले क्लासरूम्स या पद्धतीचे असतील, तर त्याविषयी सांगताना आणि त्यात या शाळेमध्ये, या वास्तूमध्ये मी विद्यार्थ्यांना अमुक अमुक संस्कार देणार आहे, अमुक अमुक विषयांमधलं शिक्षण देणार आहे, तर मग हे सगळं तयार करताना एक पुढचं विजन तुम्ही डोळ्यासमोर ठेवलं असेल, तर ते कशा पद्धतीने तुम्ही इन्कल्केट केलं स्वतःमध्ये? See, the time is changing very fast, and education pattern is also changing. But one thing which I realized ultimately, that whatever education might have any kind of modern approach, it can be technically, it can have a lot of connection with the technology. Yes, true. But it has to be integrated with traditional education system. और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से जब हम उसको कनेक्ट करते हैं इनोवेशंस को, टेक्नोलॉजी को, वही एजुकेशन सिस्टम जो है अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो पाता है. सो कितने भी चेंजेस आ जाए, ट्रेडिशनल मेथड को नहीं छोड़ना है, वो विजन हमने ध्यान में रखा है. मतलब आपने जब कहा कि स्कूल हम जब डिज़ाइन करते, बिल्डिंग बनाते, हमने वास्तुशास्त्र का भी ख्याल रखा, बच्चों को किस डायरेक्शन में बैठ के
उनका कंसंट्रेशन बेटर होगा, वो तक देखा, उसके हिसाब से क्लास में बोर्ड्स एंड क्लास के डायरेक्शंस बनाए। छोटी छोटी बातों के विंडोज में विंडो मैशेस लगाए, क्योंकि हमारे स्कूल के पास रिवर है, ताकि बच्चों को मॉस्किटो बाइट का प्रॉब्लम ना हो। बहुत छोटी छोटी बातों का हमने मतलब बहुत डिटेल में स्टडी किया। फॉर्चुनेटली डॉक्टर संजय सिंह, माय ब्रदर, यंगर ब्रदर, वो खुद भी मतलब स्कूल से, जो कॉलेज में भले ही डायरेक्टर है, बिकॉज ही इज़ अ PhD इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कॉलेज में रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत नॉलेज है कि ये सब चीज़ें। इसलिए जब आप साथ में मिल के 3 लोग, डॉक्टर संजय सिंह, मैं और डॉक्टर अजीत थीटे, आई कुड फील दैट विल बी एबल टू डू मिरेकल इन द स्कूल एंड दे विल हेल्प मी कम्प्लीटली टू फुलफिल माई विजन ऑफ स्कूल। बिकॉज मेरे मन में अभी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं कि मुझे ये करना है, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा है अभी भी कि मुझे आई एम डन। अभी भी मेरे दिमाग में बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुझे करना है। वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे माइंड में, विच आई हैव शेयर्ड ऑल्सो। किसी किसी में काम करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करना इट्स माई ड्रीम, दैट वो सारे प्रोजेक्ट जो मैं करना चाहती हूँ उसको मैं सारे आए। आणखी एक कमलाजी, शेवटचा प्रश्न। 42 वर्षांचा तुमचा अनुभव आहे शिक्षण क्षेत्रातला, प्लस तुम्ही कॉर्पोरेटमध्ये सुद्धा काम केलं आहे. मात्र आता एक शाळा सांभाळताना, त्याचं संचालन करताना फ्युचरमध्ये, भविष्यात काय चॅलेंजेस दिसतात तुम्हाला? बिगेस्ट चैलेंज दैट हम सभी को, मतलब मुझे भी, आई एम वेरी गुड एट कंप्यूटर्स, लेकिन हमें और टेक्नोलॉजी एडवांस जो अभी आ रही, AI आ रहा है, ChatGPT आ रहा है, सब कुछ आ रहा है आज, मतलब ये सब टीचर्स सीख रही हैं स्कूल में, बिकॉज उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम यंग जनरेशन के साथ मूव नहीं कर पाएंगे। तो हम टीचर्स के लिए कहते हैं कि टीचर नेवर ग्रोज ओल्ड, शी ऑलवेज रिमेन्स यंग, बिकॉज शी इज विद यंग जनरेशन। लेकिन उनके साथ यंग रहने के लिए हमें ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और स्कूल में भी आने शुरू हो गए हैं, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं सीखेगी, मैं भी नहीं सीखूंगी, आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो मतलब हमें टाइम के साथ चेंज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो एक तैयारी रखनी। जैसे पेंडेमिक पीरियड कोविड-19 के टाइम पे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। गूगल क्लासरूम क्या था, आई न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वॉज नेवर एक्सपोज टू ई-लर्निंग, बट देयर वाज नो चॉइस बट टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट योर लेसन इन द क्लास, वीडियोस कैसे प्रेजेंट करने हैं, मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है, एंड शी वाज द ट्रेनर टू एवरीबडी। हमने रात के 4-4 बजे तक जग के, आप बिलीव नहीं करोगे स्नेहा, हम 4 बजे तक रोज जग के काम करते थे। लेसन प्लान चेक करना, प्रेजेंटेशन चेक करना, एक एक टीचर की PPT को चेक करना, और नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे क्लास के अंदर घुस जाना, ऑनलाइन क्लास में घुस जाना। टीचर्स को ये सिखाना अटेंडेंस कैसे लेना, बच्चों को इन कैसे लेना, उसको निकालना कैसे ऑनलाइन क्लास में। देयर वर स्मॉल टेक्निकलिटीज, छोटी छोटी बातें थी जो बच्चों टीचर को सिखाना था। और फर्स्ट से लेसन ऑब्जर्व किया तो उसको मतलब जो डिफिकल्टीज हमने ऑब्जर्व किया, हम जॉट डाउन करते थे, आज ये गलती हुई, ये मिस्टेक। फिर मीटिंग लेना 2 बजे के बाद में, 2 से 5 तक मीटिंग, ये कल उसकी वापस ट्रेनिंग लेना, और उसको मतलब निकालना, उस मिस्टेक जो आज हुई है उसको मतलब नेक्स्ट डे या तो उस टीचर को एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग बिठा कर देना अलग से। तो इतनी हमने मेहनत की कि मतलब, लेकिन बिलीव मी, we were so happy with it when we got an award of school icon in best PCMC school from Padma Shri Vijay Bhatkar sir and Shri Uday Sawant, who was the cabinet minister higher education and technical education of Maharashtra. उनके हाथों जब ये ऑनलाइन 21-22 में जब अवार्ड मिला, so we felt we did a good job. नक्कीच. आणि असाच भविष्यात सुद्धा इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूलच्या माध्यमातून तुमचा असाच यशस्वी प्रवास घडो, ह्याच जय महाराष्ट्रतर्फे शुभेच्छा द्यायची तुम्हाला. आणि इथे आपण थांबतोय. मात्र तुम्हाला जर सुद्धा इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूलविषयी जाणून घ्यायचं असेल आणि या शाळेतल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांविषयी, शैक्षणिक उपक्रमांविषयी जाणून घ्यायचं असेल तर नक्कीच खाली जो संपर्क क्रमांक दिला आहे त्याच्यावर नक्कीच संपर्क करा. सगळी माहिती तुम्हाला, इत्थंभूत माहिती तुम्हाला मिळेल. नमस्कार.